Honorable Shri Narendra Singh DIG ITBP to deliver his lecture. We are eager to listen him. Please. With the kind permission of the dais, I'd like to deliver some points related to payback to society in connection with the career guidance. I hope I should speak in bilingual. थोड़े जो हमारे कुछ हैं जो thank you. First of all, my heartiest congratulations to SIA and CBC for his 6th Foundation Day. And I also got inspired the way you have doing work for the last 6 years in the field of for the affirmative actions and the combat of the bias crime. That's really good, and it's really I'm inspired. Though we will also try to do in some this affirmative actions in NCR, because most of the time I spend my tenure in the field formations, like Punjab, as requested, as elaborated by respected Satyendra sir. Most of the time he joined us for the career guidance. जहाँ तक हम कैरियर गाइडेंस को अगर हम देखें मिशन पेबैक के साथ, तो पिछले अगर बहुत बारीकी से काम किया होगा 20 साल में, पहले हम काम करते थे, लेकिन कुछ वो एक ऊपरी एक जो तौर होता है उसमें हम काम कर लिया करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे और माइन्यूटली बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस को पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि बहुत लोगों को अपने घर में विरासत में तो चीज़ें मिलती हैं कि धन दौलत मिल जाती है, लेकिन मुझे विरासत में सिर्फ बाबा साहब का पे बैक मिशन सोसाइटी मिला। तो मैं उससे करोड़ों अरबों की जो दौलत थी वो जो मिली, मैंने उसको धीरे धीरे जो है उसको फिर एनकैश किया उसको। ऑनरेबल फाउंडर्स जो आज ये ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे बना रहे हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसको हम अगर व्यवहारिक रूप से रखें तो अच्छा है, क्योंकि जनरली औपचारिक रूप से भी रखना ठीक है, लेकिन जब आपके ही लोग बैठे हों और परिवार के लोग बैठे हों तो उसमें व्यवहारिक रूप से अगर हम बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। कैरियर गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हमने एक इसका एनालिसिस किया कि हमारे ख़ास तौर से कम्युनिटी के लोग जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी या ख़ास तौर से या थोड़े बहुत माइनॉरिटी, लेकिन मेन जो चंक है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का और शेड्यूल ट्राइब्स का, वो अभी भी जो डाटा निकाला हमने एनालिसिस किया वो सिर्फ 2% के अंदर ही है। वो 98% जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इस कंट्री का उसमें नहीं है वो। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, तो जनरली 90% जो फील्ड मिलेगी वो सर्विस मैटर, लिटिगेशन मिल जाएगी, क्राइम्स मिल जाएंगे, और इसके अलावा एक दो चीज़ और मिल जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इंटरनेशनल एविएशन लॉ में कोई हमारे लोग हैं, तो आप कह देंगे बिल्कुल नहीं है, जनरली यही मिलेगा आपको, या एनजीटी हो जाएगा या कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो जाएगा। तो वो जो 98% है एडवोकेसी के अंदर वो नहीं मिलेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी या आईसीडब्ल्यू में होगा तो हार्डली 1 और 2% होंगे, वहाँ पर भी ये नहीं मिलेगा। जर्नलिज्म में अगर हम आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में, वहाँ पर भी बहुत ही कम मिलते हैं और हम बेस नहीं बना पाते हैं। तो उस जर्नलिज्म में ख़ास तौर से जो इंग्लिश का मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, उस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में हार्डली 1% होगा। ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 1%, 99% नहीं है लोग हमारे। इसलिए नहीं है कि हम लोगों को जो इस्टब्लिश करने का मौका मिला, तो हमें बड़ी सिक्योर जॉब चाहिए, बहुत सिक्योरिटी के साथ चाहिए। हम चैलेंजेस नहीं लेना चाहते हैं, ये हमारी कमी है कि चैलेंजेस अगर लेंगे तो मुश्किल आ जाएगी। तो क्योंकि ये जो फील्ड है इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। एडवोकेसी में ऑब्वियसली कि बहुत सारा उसमें चैलेंजेस हैं, अगर आप ऐसी फील्ड ले लेंगे उसमें और ज़्यादा चैलेंजेस आ जाएंगे। हैरानगी ये होती है कि जितने भी हमारे
प्रोफेसरशिप है, उसमें जितना भी जीआरएफ है और एसआरएफ है, उसमें अभी भी 45,000 जो वैकेंसीज हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। जब उसका पूरा डाटा निकाला, ये मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन ग्राउंड में जब इसको हम इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं तो हम उतना वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। ये हमारे कम्युनिटी की बहुत बड़ी कमी है कि सोचने में और विचार करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने तक 90% का जो है डिफरेंस पैदा हो जाता है। हम जो सोचते हैं, जो उसका स्पेड वर्क करते हैं, होमवर्क करते हैं, वो ग्राउंड में उतना नहीं हो पाता है। मुझे कोई ये कहने में कोई ऐसा मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी कि हमारे समाज का व्यक्ति पढ़ा लिखा सिर्फ नौकरी पाने के लिए होता है, पूरी ज़िंदगी उसको पढ़ने का शौक़ नहीं है। राइटिंग एंड स्पीचेस उसको नहीं आती है कि मुझे लिखने का शौक़ हो या मुझे कुछ बोलने का शौक़। वो सिर्फ नौकरी लग जाए और उसके बाद सोचता है कि इसको रद्दी के टोकरी में रख दिया जाए, और जितनी भी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उसमें जो फाइल देखनी होती है वो उसकी मजबूरी है। मेरी भी मजबूरी है कि मैं अपनी फाइल्स देखता हूँ, या मुझे कमांडर्स की एक ड्यूटी करनी है तो वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे सैलरी मिलती है, नहीं तो मेरी सैलरी नहीं मिलेगी या मैं नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा। मेरे एक्स्ट्रा जो पैशन होना चाहिए वो नहीं है। सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशंस के जो अफर्मेटिव जो एक्शंस हैं उसके प्रोविजंस के तहत जिनको कुछ मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमने अभी तक भारत के संविधान को भी ठीक से नहीं पढ़ा है। सिर्फ गिने चुने 8-10 आर्टिकल्स होंगे जिस पे हमारी जो है चक्री घूमती रहती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं स्टेट के, या बाकी चीज़ें क्या हैं, ये एक मुद्दा है। एक मुद्दा ये भी आया था कि जब 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे जब मनाया गया, तो अभी एक हलचल हुई कि बाबा साहब ने इस संविधान को नहीं लिखा है या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं ये हैरान था कि हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है, क्या उसने 2 साल 11 महीने 18 दिन की जितनी भी डिबेट्स हुई हैं, 4800 पेज होंगे, क्या वो पढ़ लिए हैं हमारे पढ़े लिखे समाज ने, जिसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ। मैंने हो सकता है कुछ चीज़ें ब्रॉडली पढ़ ली हूँ या कुछ चीज़ें मैंने माइन्यूटली पढ़ ली हूँ, लेकिन वो जो डिबेट हुई हैं हर एक आर्टिकल के ऊपर, राइट फ्रॉम द प्रीएम्बल्स, कि प्रीएम्बल्स के ऊपर क्या डिबेट रही है, और फिर उसके बाद हर आर्टिकल्स में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या डिबेट रही है, वो हम ही लोगों ने नहीं पढ़ा है। और हैरानगी की बात यह है कि जो संविधान का विरोध करता है वो पढ़ रहा है, वो तो उसको पढ़ रहा है ठीक से। हमें ये नहीं मालूम होगा कि प्रीएम्बल्स को किस तरह से बाबा साहब लेके आए हैं, या जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगते थे, आरोप लगते थे कि ये प्रीएम्बल्स हमने कहाँ से लिए हैं। यंग जो एडवोकेट होंगे उनको मालूम होगा कि उनके पास हमेशा ये एक एलिगेशन, आरोप लगता था कि ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। लेकिन बाबा साहब ने बहुत क्लियर किया अपनी राइटिंग एंड स्पीचेस में, और इवन नवंबर 25 की जो स्पीच है 1946, प्रायर टू द अडॉप्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत क्लियर किया था कि ये प्रीएम्बल्स का जो अगर मैं ले रहा हूँ, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, ये मैं सब की सब चीज़ें मैं अपने गुरु से ले रहा हूँ, तथागत बुद्ध से ले रहा हूँ, ये मैंने उनसे ही लिया है। तो ये बातें हमको अपनी बात रखने के लिए आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें बहुत माइन्यूटली पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। और सम्राट अशोक ने अगर बहुत सारे काम किए, वो हमें पूरा बताना पड़ेगा कि किस तरह से बाबा साहब ने उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिया है। तथागत बुद्ध का जो संघ है, संघ के अंदर जो लॉ होता था, जो विनय होता था, उसका जो कोरम होता था, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता था, वो आज अगर बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला है तो वो उनके ऊपर ये एलिगेशन ना लगाए कि उन्होंने जो है फ्रांस से लिया है या आयरलैंड से लिया है, वो उन्होंने तथागत बुद्ध के संघ से ये सारी बातें ली हैं। और जब हमें ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो ढांचा जो समझ में आता है भारत के संविधान का, तब हमें क्लियर होता है कि बाबा साहब ने कितनी मेहनत की होगी एक एक के ऊपर, चाहे वो ड्राफ्टिंग कमेटी हो या दूसरी जितनी भी सब कमेटीज़ हों, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। ये मैंने सिर्फ आपको भारत के संविधान की बात ऐसी चलती है
तो मैंने एक बात रखी है। अब है कैरियर गाइडेंस की बात कि हमारा जो नेक्स्ट जो जनरेशन है, हम लोगों को जो उनको एक कैरियर गाइडेंस बना के देना चाहिए और हमने उनके साथ अपना टाइम निकालना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हम इतना काम नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। अगर मैं अपने ही घर का उदाहरण दूं कि मेरे बच्चे जो हैं वो 5 साल का बेटी ने आर्किटेक्चर किया या कनाडा में वो MBA करने गई, तो उसको टाइम उसके साथ निकालना ज़रूरी है कि उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। हम गलती ये करते हैं कि या तो हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि तू IAS बन या IPS बन या डॉक्टर्स बन या इंजीनियर बन। वही फिर 2% जो हमारा सर्कल है 2% वाला, उसी में ही हम उसको डाल रहे हैं। रेस्ट जो 98% है वहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं। उसकी क्वालिटी तो कुछ और है मेरी बेटी की। और जब मैं अपने बेटे से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये ग्रेजुएशन तो हो गई है और ये कुछ कर रहा है, तो मुझे मालूम है कि इसका फिल्म डायरेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है। लेकिन जब मैंने पूछा कि आप IAS में निकल जाओगे, तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो कह रहे नहीं मुझे फिल्म डायरेक्शन में ही जाना है। मैंने कहा बहुत चैलेंजिंग काम है, रोटी मिले ना मिले, कोई पिक्चर चले ना चले, हम रहें ना रहें, तो देख लेना। कहते नहीं मैं काम तो वही करूँगा जो मेरा प्रतिभा मेरी जिसके अंदर है, जिसमें मेरा टैलेंट है, जो मेरी कॉन्शियस अलाउ करती है, जिसमें मैं अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ, तो मैं वही काम करूँगा। तो वो जो काम है हमें कैरियर गाइडेंस तो दे दी हमने उनको। बच्चे आज बन जाते हैं, सब जगह बन जाएंगे। बेटी मैक्सिको में सेटल हो गई है, लेकिन क्या मैंने अपनी बेटी को ये बताया कि तुम बन तो गए हो लेकिन कुछ तुमने और भी काम करने हैं। तो वो पली बड़ी है तो उसको मालूम है कि मेरे पिता मेरे से क्या बोलने वाले हैं। फिर वो मेरी बेटी यही बोलेगी कि मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि चाहे मैं मैक्सिको में रहूँ या अमेरिका में रहूँ, लेकिन मिशन पे बैक टू सोसाइटी मैं वहाँ से भी करती रहूँगी। वो ही हमने सिखाना है। हमने गलती से कैरियर गाइडेंस तो सिखाया, लेकिन हमने जो है उसको वापस करना है, वो सोसाइटी को नहीं दिखाया और वो एहसास नहीं दिलाया कि तुम कहाँ से आए हो, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे फादर कहाँ से आए हैं। अगर फादर ने 1956 में बाबा साहब के साथ एक से दो बार उनके साथ मुलाकात हुई है और फिर उसके बाद सोनलाल शास्त्री, शंकरानंद और ये इनके साथ पूरे उसमें रहे हैं, तो वो एक उनका एक मिशन का एक ज़रिया था कि किस तरह से काम करना है। जॉइंट डायरेक्टर बने एम्प्लॉयमेंट के लिए और हमने देखा कि हमें वो प्राइवेसी नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी और घर में आवत जावत बहुत लोगों की रहती थी, रुकना भी होता था, गरीब आदमी रुकता था। और हम स्कूल टाइम पे हमें ये समस्या थी कि क्यों रुकते हैं लोग, हमें समस्या थी, हमें वो कोफ्त होती थी। लेकिन अच्छे स्कूल में पढ़ाया, यहीं ये जो आप राउज एवेन्यू देख रहे हैं, मैं आंध्रा स्कूल का ही पढ़ा हूँ। ये आंध्रा स्कूल तिलक ब्रिज पे है, 4th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक मैं यहीं पढ़ा हूँ। तो उनका ये कहना था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें बताएंगे कि ये लोग क्यों रहते हैं मेरे घर में, गरीब आदमी क्यों रहता है, किस कारण से रहता है, किस गांव से आया हुआ है, क्या समस्याएं हैं इनकी। तो धीरे धीरे जो है हमें वो ग्रेजुअली समझ में आता है कि वो बहुत पहले से अपने मिशन पे बैक टू सोसाइटी कर रहे थे हर एस्पेक्ट के अंदर। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपको एक जो ज़रूरतमंद है मैंने उसको सिर्फ अपनी गाइडेंस दी है, चाहे उसकी फाइनेंशियल बैकअप की भी ज़रूरत है तो उसको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर नरेंद्र सिंह DIG अगर उसकी सैलरी 4,70,000 रुपये देती है भारत सरकार, तो ये मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये सिर्फ बाबा साहब का पैसा है। मैं उसका कस्टोडियन हो सकता हूँ, मैं उसका रखवाला हो सकता हूँ और ये पैसा तो उनका है। तो वो पैसा उसको कितना हम वापस कर सकते हैं, ये मेरी गैरत या मेरे मॉरल कैरेक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि अगर मेरा मॉरल कैरेक्टर अच्छा रहेगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर नहीं रहेगा तो फिर मैं ये सोचूंगा कि भाई मेरे टॉयलेट में अच्छी वाली इटालियन टाइल्स लग जाएं, अच्छे टॉयलेट्स बन जाएं, अच्छे बेड्स बन जाएं, तो इसी में मैं अपनी ज़िंदगी निकाल दूँ, तो एक वो ज़िंदगी भी हम जी सकते हैं। लेकिन उसका एक अंत हो जाएगा, वो उसका अंत हो जाएगा और जो हमारी ही जनरेशन के आगे वाले जो हैं उनके साथ समस्याएं आएंगी, क्योंकि हमने उसको एक मजबूत एक हमें एक विचारधारा जो देनी थी
एक जो दर्शन देना था वो हमने नहीं दिया। हमने यहाँ किसी की बुराई नहीं करनी है कि हमारे साथ क्या हुआ है, वो सबको मालूम है किसके साथ क्या होता है, हम सबको मालूम है। हम अपने इतिहास का रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन भविष्य को कैसे ठीक रखना है उसके लिए तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमें किस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा उसके स्टेप्स जो हैं बाबा साहब ने बता रखे हैं। और वो स्टेप्स क्या हैं कि आप आपस में कितना आप एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव अपनी कास्ट को छोड़ते हुए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कितना हम समाज के साथ उठ बैठ सकते हैं। हमने अभी देखा कि आज जो फाउंडेशन डे बनाया जा रहा है, हाउ मच टाइम यू हैव गिवन टू मी, आई होप आप बताइए। उसके बीच में अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा कि हमें ये देखना है कि हमने अपने आप को तो ठीक कैसे करना है, तो एक कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर क्लास को लेते हुए नहीं, हमें एक हॉलिस्टिक व्यू देखना पड़ेगा जो बाबा साहब बोलते हैं। अगर हमने एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ी हो बाबा साहब की, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं कि हमें यूनाइट कैसे होना है, और यूनाइट होने के लिए सोशल एस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक एक गलत तरीके से बाबा साहब के जो स्लोगन्स हैं उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि शिक्षित बनो और संगठित रहो, संघर्ष करो। ये बिल्कुल गलत है। 1942 में जब ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी, उसमें सिर्फ उन्होंने 3 लिखा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। वो 1924 में भी था। ये डज इट मीन रिलेटेड टू योर लिटरेट पर्सन और टू द हाउ टू सोशलाइज योर सेल्फ? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेट? उन्होंने ये नहीं बोला था कि शिक्षित बनो, उन्होंने ये बोला था कि शिक्षित आपको होना है सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से, सांस्कृतिक तौर से, धार्मिक तौर से और राजनीतिक तौर से। जब तक आप ये 4-5 चीज़ों में अगर आप शिक्षित नहीं हैं, तो आप अपने आप को शिक्षित नहीं बोल सकते। लेकिन वो एक अधूरा काम मैं बता रहा हूँ। जब आप इन सारी चीज़ों में अपने आप को परिपक्व हो जाते हैं और आपको लगता है कि मैं शिक्षित हो गया हूँ, तो फिर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ये होती है कि आपने फिर लोगों को शिक्षित करना है। शिक्षित बन के मैं क्या करूँगा? घर में बैठ जाऊँगा, टीवी देखूँगा, वाइफ के साथ बैठूँगा? वो सिर्फ मैं लिटरेट हो गया था, प्रोफेशनली मुझे नौकरी मिल गई थी, और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, और ज़्यादा इन बच्चों का दहेज और एक मकान खड़ा कर दिया, तो उसमें मैंने निकाल दी। दैट मीन्स आई एम नॉट ए एजुकेटेड पर्सन। आई वॉज ए लिटरेट पर्सन, आई एम ए लिटरेट पर्सन, बट आई एम नॉट ए एजुकेटेड पर्सन। Unless and until if you are not educated in the field of all these factors what I have told to you, then you will be educated person. ये एजुकेट होना बहुत मुश्किल काम है, और जितना हम एजुकेट होंगे, अपने आप को करेंगे, उसके लिए हमें अपने आप को टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ेगा कि मुझे कितना समय अपने पढ़ाई में लगाना है, मुझे अपनी नॉलेज को कितना मैंने ब्रॉडन करना है, उसके होराइज़न को कितना ब्रॉडन करके मैंने रखना है सभी फील्ड के अंदर। मेरी भाषा जो है कितनी अच्छी होनी चाहिए, चाहे मैं हिंदी बोलता हूँ तो मेरी हिंदी ठीक होनी चाहिए, और यदि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो मुझे उसके शब्द याद आने चाहिए। हम उसमें मेहनत नहीं करते हैं, हम में मैं भी शामिल हूँ। हमें उसमें मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें जो जनरेशन है हमारी, उसकी बाइलिंगुअल जो लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उस पर उसको काम करना चाहिए। अभी मैं एक साहब ने मुझे कार्ड दिया था, अभी मैं कार्ड पढ़ रहा था, योगेंद्र सिंह, आपका योगेंद्र सिंह रोहिला। मैंने आपसे यही पूछा था कि एमए इंग्लिश आपने इंग्लिश कहाँ से किया, तो आपने बताया कि मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है। तो मुझे याद आया कि आप अपने बच्चों को भी जरूर दें कि एक 65 प्रोफेसर्स वर्ल्ड के माने हुए हैं, और सत्येंद्र सर से भी बात होती रहती है, तो उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी थी नॉर्मन लेविस की, द वर्ड पावर मेड इजली। बच्चों को जरूर पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें, और 10 बार पढ़ें उसको। वो एक तरीके से एक लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वो एक बाइबल की तरह है। वो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा।
उससे आपकी लैंग्वेज में जो है बहुत सुधार आएगा। हम दूसरे लोगों को विरोध में तो चलते हैं, लेकिन हम उनकी मेहनत नहीं देखते हैं। वो मेहनती हैं हमसे। अगर वो हज़ारों साल से अगर अच्छी पोजीशंस में हैं तो मेहनत कर रहे हैं, वो घर में नहीं बैठे हुए हैं। वो उनका अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो वो 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं वो लोग, और उसके बाद सोते हैं। तो मुझे अपना जो मेरे खिलाफ जो चलता है या मेरे समाज के खिलाफ चलता है, मुझे सबसे पहले उसकी अच्छाइयाँ देखनी है कि इसकी क्वालिटी क्या है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँचा। मुझे उस क्वालिटी को पहुँचना है और मुझे वहाँ तक पहुँचना है और उससे आगे जाना है। मैं किसी से लड़ूंगा तो मैं ऊपर ले जाके उसको लड़ूंगा, ना कि नहीं उसको नीचे दबा के, जिससे मालूम चले कि मैं कहाँ तक हूँ। अगर मैं नीचे ही दबा दूंगा उसको तो फिर मेरा भी जो माइंड है, मेरा जो मॉरल कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। इसीलिए बाबा साहब ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात चल रही थी और आज बात कर रहे थे, मुझे दैट इज़ न्यूज़ फॉर मी कि यहीं बैठ के जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स हुई हैं, मैं दूसरे लोकेशन सोचता था। बाबा साहब ने बहुत अच्छी बात ये बोली कि जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या जितने भी लोग हैं, ये मेरे से इसलिए डरते नहीं कि ये मैंने बहुत सारी डिग्रीज हैं मेरे पास, PhDs हैं मेरी, इम्पॉर्टेंट PhDs मैंने की हुई, इसलिए नहीं डरते हैं मेरे से। कहते सिर्फ एक बात से ही डरते हैं मेरे से कि मैं शीलवान व्यक्ति हूँ, मैं चरित्रवान व्यक्ति हूँ, मॉरल कैरेक्टर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर व्यक्ति का मॉरल कैरेक्टर अच्छा नहीं है और वो इंटेलिजेंट है, वो DIG बन गया है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं फिर। मॉरल कैरेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तथागत बुद्ध का जो बेस है, उनके जो धम्म का जो बेस है, वो मॉरल कैरेक्टर ही है। कि जिस व्यक्ति का मॉरल कैरेक्टर नहीं है, जो शीलवान नहीं है, वो तथागत बुद्ध की जो दर्शन है, जो उनकी बातें हैं, वो समझ ही नहीं पाएगा। वो वैसे तो समझ लेगी, लेकिन उसको व्यवहार के अंदर नहीं आ पाएंगे। व्यवहारिक रूप से आने के लिए अपने चरित्र के ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है, मॉरल कैरेक्टर के ऊपर। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वही बाबा साहब ने एक अपनी स्पीच में भी बोला था। और मैं जब हैरान होता हूँ कि बाबा साहब अपनी राइटिंग एंड स्पीचेस में ये बातें क्यों लिखते हैं, सिर्फ इसलिए भी लिखते हैं कि जिससे कि हमारे समाज के लोग प्रोत्साहित हो जाएं, आने वाली जनरेशन प्रोत्साहित हो जाए। अगर वो लंदन से रोम जा रहे हैं पानी के जहाज में, 6 दिन का सफ़र है, तो कह रहे हैं कि मैंने 6 दिन के अंदर मैंने कम से कम 8000 पेज पढ़ लिए थे। तो मैं कैलकुलेट करता रहा कि 8000 पेज 6 दिन के अंदर कैसे पढ़े होंगे और कितना सोए होंगे वो। तो बहुत अच्छी बात बोली कि थकान जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे ऊपर हावी रहता है, तो इसलिए हमें थकान महसूस होती है। बाबा साहब को कभी थकान महसूस नहीं हुई। 18-20 घंटे काम करना, 18-20 घंटे तक लिखते रहना। जो उनका कॉन्शियस माइंड है वो हमेशा ही डोमिनेट करता रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति को थकान महसूस नहीं होती। फिर मुझे रेफरेंस समझ में आया है कि तथागत बुद्ध भी जब वो सोते थे तो वो जागरूक होके ही सोते थे। वो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नहीं था उनके। तो जो सबकॉन्शियस माइंड को हम जितना हम रखेंगे, हम इतनी चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे। और मुझे ये हैरानगी हो रही थी, अगर 8000 पेज पढ़ लिए हैं अगर उन्होंने, और 8000 पेज के बारे में ठीक से समझ में आ गया है, तो इसका मतलब कितना वो जो है जागरूक होकर इन्होंने काम किया होगा अपने समाज को उठाने के लिए। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि हम जितना हमें आगे तक जाना चाहिए था, हम उतना नहीं जा पाए। ये बहुत बड़ा धोखा है कि जब हमारे समाज के लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। नहीं, ये झूठ है। ये पैसा नहीं है, पैसा बहुत है हमारे पास। हमारे पास विल नहीं है दान देने की, विल नहीं है पे बैक मिशन को देने के लिए। सबके पास पैसा है। जो ऑफिसर बोलता है कि मेरे पास नहीं है, तो मैं 32-33 साल से जो पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई है, मैं कोशिश करता हूँ सबसे मिलूँ और बातें करूँ और सबके बारे में जानने की कोशिश करूँ। पैसा है सबके पास, लेकिन जो एक भाव होना चाहिए अपने मिशन के प्रति या अपने धर्म के प्रति, वो भाव नज़र नहीं आता है उतना। अदरवाइज़ हमें 1950 के बाद से जो हमें चीज़ें मुहैया हुई हैं,
और हमें कितने साल हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं। 76 साल में तो कोई भी आदमी इस्टेब्लिश कर सकता है। आप अगर सिख समाज को देखेंगे, सिख धर्म के लोगों को देखेंगे, तो उनके पास दान पारमिता की जो भाव है वो बहुत बड़ा है। वही भाव जो है प्राचीन भारत में तथागत बुद्ध के साथ रहता था, चाहे अनाथ पिंडक हो या बाकी भी हों, बिम्सार हो या कोई भी हो, या उसके बाद सम्राट अशोक जैसा व्यक्ति क्यों ना हो, उनके पास दान के जो पारमिता थी उसकी हम तुलना नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो ख़त्म हो गया। 1400, 1500, 1600 तक आते आते हम ख़त्म होते चले गए और वो भाव ख़त्म हो गया। वो भाव ही नहीं रहा, और भाव दूसरे जो धर्म के लोग थे उनके अंदर आया। अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन हमारा जो भाव था वो क्यों ख़त्म हो गया? हम उसको दूसरी जगह करते रह गए और हम अपने आप को सुरक्षित रहने की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसी को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो तथागत बुद्ध का रिलीजन हो या बाबा साहब की बातें हों। देखा जाए तो जब हम सम्राट अशोक को पढ़ते हैं, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने सम्राट अशोक को पढ़ा होगा। जो इंग्लिश राइटर्स हैं और जो हिंदी के राइटर्स हैं, 6-7 जब किताबें पढ़ी तो बड़ी हैरानगी हुई कि कोई व्यक्ति अगर आज भारत के अंदर जितनी भी पुरातत्व हैं, आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, अगर 95% तथागत बुद्ध की जो मिलती हैं, बौद्ध धर्म की मिलती हैं, तो उसमें सम्राट अशोक का ही हाथ सबसे ज़्यादा माना जाता है। हर्षवर्धन का भी रहा है, मिलिंद्र का भी रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 90% से या 95% उनका मिलता है। तो मैं जब उसके त्याग को देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि नहीं, मैं उसके मुकाबले 1% भी नहीं हूँ। कितना बड़ा त्याग किया उसने कि 84,000 स्तूप बनाने के लिए, क्योंकि 84,000 तथागत बुद्ध के सूत्र थे, इसीलिए उन्होंने बोला कि सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इसके अंदर 84,000 सूत्र थे कि मैं 84,000 सूत जो है स्तूप पूरे बनाऊंगा और उनके चैत्य बनाऊंगा जहाँ जहाँ पर ये रहेंगे, जहाँ जहाँ पर इनके, और वहाँ पर उन्होंने सेंट्रल एशिया तक भी बना दिया। तब उसको लगा कि मेरा काम पूरा हो गया, और तिष्य स्थविर से भिक्षु से जब बोला उन्होंने कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने अपना काम पूरा कर लिया है और मैंने तथागत बुद्ध के 84,000 स्तूप जो हैं मैंने भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया तक बना दिए हैं, अब ये धम बहुत आगे जाएगा। तो तिष्य स्थविर ने बोला कि नहीं, अभी तुम्हारी जो दान पारमिता है, जो तुम्हारा धर्म के प्रति जो धर्म दान है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक आप अपने दोनों बच्चों के धर्म के प्रति दान नहीं दे दोगे तब तक नहीं माना जाएगा। सम्राट अशोक को, संघमित्रा और महेंद्र को धर्म के लिए दान देना पड़ा और साम्राज्य को भूलना पड़ा कि धर्म ही सब कुछ आगे लेके जाएगा, आगे तक तुम्हें यही लेके जाएगा। तो जो आदमी सम्राट अपने दोनों बच्चों को धर्म के प्रति दान दे दे, तो समझ लीजिए कि आज उसकी विरासत से ही हम जो है जिंदा हैं, नहीं तो हम नहीं होते। हमें नहीं मालूम होता इस धर्म के बारे में। इन्हीं के ही रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, चाहे वो स्तंभ पे लिखे हों, चाहे वो पहाड़ों पे लिखे हों। उन्हीं को पढ़ के समझ में आता है कि कितना उसका दान के प्रति भाव रहा होगा, तथागत बुद्ध के प्रति इतना भाव रहा होगा कि उसने दान दिया है। क्या हम उसका 1% दे पाएंगे? बहुत मुश्किल काम है। विडंबना तो ये है कि जो लोग अपनी सैलरी की बात करते हैं, जो लेफ्ट राइट से भी पैसा कमाते हैं, उसका भी 1% देने को तैयार नहीं है। सॉरी टू से आई एम जस्ट डिस्क्लोजिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज सैलरी इन द हार्ड मनी। Many people, they do left and right, but they are not in a position to give only the 1% for his payback to mission to society and for the religion, and what to speak about their personalities. वो कौन लोग हैं? मैं अपने ही समाज की बात कर रहा हूँ और अपने ही लोगों के जो मेरे परिवार के हैं, मैं उनकी कमियाँ बता सकता हूँ। मुझे क्या लेना देना दूसरों से? मुझे अपने आप को ठीक करना है, मुझे अपने परिवार के लोगों को ठीक करना है, मुझे अपने ही इन लोगों के बीच में रह के जो है इंटरेक्शन करके नॉलेज को मैंने शेयर करना है। आपसे कुछ नॉलेज लेनी है, आप कुछ क्वेश्चन पूछे तो शायद मेरा भी इम्प्रूव हो जाए, विजडम। वही बातें जो हैं ये
हमको चुभती हैं कि वो क्यों नहीं हो रहा है जितना होने की संभावना थी, लेकिन इस 76 साल के अंदर हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। कंपैरेटिवली हार्डली अगर आप उसका एनालिसिस भी निकाल लेंगे सभी स्टेट के अंदर, तो आपको 2% 3% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। आई होप, मुझे लगता है कि मैं कैरियर गाइडेंस के साथ साथ मैं पे बैक मिशन की भी बात कर रहा हूँ। बच्चों को जो 98% जो खाली पड़ा हुआ है क्षेत्र, उसकी तरफ ध्यान दें। अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो फिर से वही होगा कि हर जगह जो है दूसरे लोग तो मिल जाएंगे लेकिन अपने लोग नहीं मिलेंगे। मुझे यही बोलने में होता है कि भाई मुझे ये बता दीजिए कौन मिल जाए, एक कुछ कोर्ट केसेस से संबंधित हैं, मुझे वो देखना है, कंपनी लॉ से मुझे संबंधित समझना है, तो वहाँ पर वो नहीं है, बिजनेस में नहीं है जो बिजनेस उनको करना चाहिए। बिजनेस, मैं हैरान होता हूँ कि मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, जिनको ठीक से सिर्फ खेती बाड़ी करते थे वो आज बिजनेस बड़ा अच्छा कर रहे हैं क्योंकि कम्युनिटी को एक साथ लेके चल रहे हैं। मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वो बिजनेस हमारे लोगों के बीच में होना चाहिए। बिहार में जब देखा कि मेरे ख्याल से सर आपको हैरानगी होगी कि एक जाति होती है हमारे बीच में जिसको बोलते हैं मुसाहर, चूहे मार के खाने वाली, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। सतेंद्र सर उसके उसमें इन्वॉल्व भी रहे, आए भी, तो देखा कि कम से कम 200-250 बच्चे जो ऐसे हैं जो बच्चे अच्छे हैं, सिर्फ बेटियों की बात कर रहा हूँ उनकी, अच्छा 75-80% लाती है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है बताने वाला कोई। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? मैं, क्योंकि मैं उनके बीच में नहीं जा रहा हूँ। कि मैं पढ़ा लिखा आदमी था, मुझे जाना चाहिए था, तो मैं का मतलब आप भी उसमें शामिल हैं कि हम वहाँ तक नहीं जा पा रहे। अगर मैं आज की डेट में सक्षम हूँ, मेरे पास वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ हैं कि मैं एक बच्ची अडॉप्ट कर सकता हूँ, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक यही संकल्प लिया हमने कि चलो कुछ बच्चों को वहाँ से अडॉप्ट कर लेते हैं और नोएडा के मामाई इंटर कॉलेज में इनका एडमिशन दिला देते हैं। तो वो बच्चे आज वहाँ पर एडमिशन लेके अपना बच्चे आगे चल रहे हैं। 8वीं क्लास में थे, अब वो 10वीं 11वीं में आ गए हैं। उनको जब तक आप ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाएंगे तब तक आप अपने आप को रीस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। ये बाबा साहब ने खुद पछताए हैं। बाबा साहब ने पछताते हुए बोला है कि मैं अंग्रेज़ों से लड़ता रहा और बाकी लोगों से लड़ता रहा, और जो मेरा समाज 90% जो गांव में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, मैं उनके बीच में नहीं जा पाया। और जो उनके राइट हैंड थे, आप जानते होंगे राइट हैंड, बाबू हरदास, जिन्होंने जय भीम का नारा दिया, तो जो जय भीम का नारा दिया वो उनके राइट हैंड वो ज़्यादा घूमते थे, क्योंकि जय भीम का नारा से पहले बाबा साहब की जो जीवन संगनी है रमाई, जब उनकी 28 मई को 27 मई 1935 में जब उनकी मृत्यु हुई, परिनिर्वाण हुआ, तो उन्होंने एक जय रमाई का नारा दिया, चला, लेकिन उतना नहीं चल पाया जो वो चाहते थे। क्योंकि बाबा साहब अगर आज उस एक शख्सियत हैं, एक स्तंभ हैं, या एक हमारे लिए एक फिलॉसफी है हमारे लिए, तो उसके पीछे रमाई का बहुत बड़ा हाथ है। अगर रमाई नहीं होती तो शायद बाबा साहब उस शिखर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनके बीच की जो बारीकियों को हमने पढ़ने की कोशिश करी, और वो जो लेटर लिखते थे बाबा साहब, और किस तरीके से रमाई जवाब देती थी, कोई दूसरा चिट्ठी लिखता था, तो बड़ा हैरानगी होती है और बड़ा दुख भी होता है, और कभी कभी रोना भी आता है कि ये बहुत गलत हुआ कि हमारा समाज रमाई के लिए 2 आंसू बहाने को तैयार नहीं है। कि किस तरीके से उसने अपने गंगाधर, रमेश, राज तिलक, इंदु, चारों बच्चों को अगर कुपोषण से, बीमारी से उसने खो दिया, तो क्या मेरे समाज को ये बात मालूम है? 4 बच्चों के नाम मालूम है? नहीं मालूम है। किस तरीके से गोबर के कंडे बेच रही, क्योंकि जो मुआवजा मिलता था, जो स्टाइपेंडशिप थी, वो बहुत कम होती थी बाबा साहब की, जिसमें उनका गुजारा नहीं होता था, जो गायकवाड़ से मिलती थी, बड़ौदा के महाराजा जो थे, उसमें
घर को कैसे चलाना है तो गोबर के कंडे बेचने हैं रमाई ने। बच्चों की मृत्यु भी हो गई, एक दो का तो मालूम भी नहीं चला उनको। तो ये जो समस्या आई थी वो रमाई ने झेली है, लेकिन रमाई के पास वो एक विज़न था, वो दूरदर्शिता थी जो वो ये समझ सकती थी कि बाबा साहब जो हैं ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं और ये बहुत आगे चले जाएंगे, तो मैं इसलिए इनको इन चीज़ों में उलझाना नहीं चाहती हूँ, चाहे बहुत से बड़ी बड़ी कठिन समस्याएं आ जाएं। तो प्यार से वो उनको रामू ही बोलते थे, रमाई को। तो हमें रमाई को भी समझना ज़रूरी है, उसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। विडंबना ये है कि हम अपने घर के अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये चर्चा नहीं करते हैं अपने बच्चों के साथ कि आज रमाई ने ये किया था, आज बाबा साहब ने ये किया था, आज तथागत बुद्ध ने उस समय जब वहाँ थे जेतवन विहार में गए थे तो उन्होंने ये बात बोली थी। देखो कितनी अच्छी बात है। वो हमारी चर्चा का है ही नहीं, हिस्सा ही नहीं है हमारे परिवार के अंदर। हम सिर्फ औपचारिकता रूप में जो है 14 अप्रैल मना लेते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मना लेते हैं, उसके बाद अपने दड़ुओं में बैठे रहते हैं। जब तक हम ये व्यवहारिक चीज़ें हम अपने परिवार के अंदर रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं लेके आएंगे, तब तक हम अपने आप को एक मिशनरी व्यक्ति नहीं पहचान पाएंगे। वो आपको लाना पड़ेगा। हम में से कितने लोग बोलते हैं कि अरे कबीर ने जो बोला था देखो कितना अच्छा बोला था, संत रविदास ने जो बात बोली थी कितनी ज़बरदस्त बोली थी। दूसरे समाज के लोगों को देख लीजिए, उनकी दिनचर्या का हिस्सा है वो। अपने बच्चों के साथ बैठ लीजिए, बच्चा भी बता देता है। अगर सिख समाज में अगर गुरु गोविंद सिंह के अगर 4 बच्चों के किस तरह से समस्या आई हैं, उनको मृत्यु, वो बता देंगे, बच्चे बता देंगे उनके। 10वीं 12वीं साल 12 साल का बच्चा भी बता देगा सिख समाज का, इस्लाम धर्म के बारे में वो भी थोड़ा बता देगा। लेकिन हमारे समाज का बच्चा नहीं बता पाएगा कि बाबा साहब ने क्या किया था। वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो रगों में डालना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी रग रग में ये मालूम हो कि तुम्हें इस तरीके से मिशन पे बैक भी करना है। ये ना हो कि हमने कैरियर के बारे में तो बात करते जा रहे हैं, जाओ बेटा तू अच्छा इंजीनियर बन गया, वो आईटी में भी चला गया, वहाँ से वो फिर अमेरिका चला गया, लेकिन वो जो बाबा साहब का जो था मिशन वो नीचे रह गया, वो ऊपर नहीं आ रहा। तो दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, और जब उसको हम लेके चलेंगे तो ये हम ही अपने आप को मजबूत करेंगे, किसी को नुकसान करने के लिए नहीं। मजबूत इसलिए नहीं किया जाता कि हमने किसी दूसरे का नुकसान करना है, मजबूत इसलिए किया जाता है कि हमने अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड करना है। एग्रेसिव अटैक नहीं करना है, डिफेंड करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बातें यही हैं कि हमें अपने कैरियर का गाइडेंस के अंदर, और ख़ास तौर से जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें जाना बहुत ज़रूरी है। मैं जितने भी IAS ऑफिसर मिलते हैं 95% लोग, मैं पूछता हूँ कि सर आप किस गांव से हैं। जब पटना में भी था तो उन्होंने बताया कि हम उस गांव से। तो मैंने सर कभी गए, कहता हाँ 2-3 साल में एक बार चले जाते हैं अपने ज़मीन देखने के लिए। मैंने क्यों सर, वहाँ जाके एक लाइब्रेरी क्यों नहीं खोली, 2-3 लाख रुपए लगते हैं बस। अब एक IAS ऑफिसर को ये बताऊँगा कि अरे ये अच्छा, हाँ वैसे आइडिया तो आपका ठीक है, ये मतलब ये आइडिया है, ये होना ये चाहिए था कि मिशन विभाग की एक लाइब्रेरी खोल देते भैया, कम से कम 15-20 बच्चे पढ़ लेते हैं वहाँ पर, 300-400 किताबें रख लेते। और ये सबसे आसान काम बता रहा हूँ मैं, ये लाइब्रेरी खोलने का। लाइब्रेरी खोल लीजिए, वहाँ 10 इस तरह के फ़ोटोग्राफ्स लगा लीजिए, नीचे कम से कम 100-200 शब्दों में साइटेशन लिख दीजिए कि माँ सावित्रीबाई फूले ने कैसे काम किया है, कि उस महिला ने किस तरीके से एक महापुरुष रही हैं, कि किस तरह से उसने किया। तो 3 जनवरी को उनका प्रोग्राम कर लीजिए, 10 बच्चों को स्कॉलरशिप दे दीजिए। सत्येंद्र सर आए थे तो हमने कोशिश की कि चलो 50 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे 10-10 हज़ार रुपये की। मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोई कार्यक्रम करें मिशन पे बैक सोसाइटी का, बहुत ही ईमानदारी से करें,
तो आप फेल नहीं हो सकते, चाहे आप इंटेलिजेंट कम क्यों ना हो। आपके पास ऑनेस्टी ज़्यादा है तो आप पास हो जाओगे और बहुत सक्सेसफुल रहोगे। समस्या ये है कि आप जब कोई प्रोग्राम करोगे 14 अप्रैल का कि चलो बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनानी है, मैं ही बनाऊंगा, मेरा नाम बैनर में थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उसके नीचे एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, मैं ही बोलूँगा और मेरे बारे में ही बात की जाए, वो फिर गलत हो जाता है। हर व्यक्ति मिशन पे बैक टू सोसाइटी में, हर व्यक्ति हीरो नहीं हो सकता है। उसको डायरेक्टर भी बन जाए। तो मैं बात कर रहा था, नहीं सर मेरे को तो आप डायरेक्टर समझिए, मैं मिशन पे बैक टू सोसाइटी का मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं स्टेज पे खुद खड़ा नहीं होता हूँ। मैं तो सर को बोल दूँगा सर आप खड़े होकर ये 4 बातें ये इस तरह की जरूर बोल दीजिएगा, या आप स्टेज पे आप एंकरिंग कर लीजिएगा, आप इस तरह से बोलिएगा और स्टेज मैनेजमेंट ऐसे हैंडल कर लीजिएगा। और आपको हैरानगी होगी कि मैंने बहुत बड़े चैलेंजेस लिए, जिसमें जब मैंने छत्तीसगढ़ की विरासत देखी, बौद्ध विरासत, आई होप मेरा आधा घंटा हो गया, सो मैं क्योंकि कहीं बोर ना हो जाए बाकी लोग। छत्तीसगढ़ में जब मैंने देखा कि इतनी बड़ी बौद्ध विरासत है, और मुझे किसी एक एसएसपी ने बोला था कि सर आप जाना जरूर, मैंने नाम सुना है सिरपुर, मैं जाऊंगा, सिरपुर जाऊंगा। हुआ ये कि दूसरी बार फ़ोन आ गया उनका कि आप गए नहीं सर। मैं नक्सलवाद से लड़ूँ या अभी मैं चला जाऊंगा, मेरे हाथ में ही तो है। तीसरी बार उन्होंने इंसिस्ट किया कि सर आप एक बुद्धिस्ट हैं, सिरपुर की साइड जरूर देख लीजिएगा। मैं गया, सिरपुर की साइड मैंने देखी, पैक लंच लेके गया, मुझे मालूम था जंगल का इलाका है, 19 किलोमीटर अंदर जंगल में जाना पड़ेगा और एलिफेंट कॉरिडोर है, एलिफेंट्स आते जाते हैं। तो मैंने जब साइट देखी तो मैं हैरान था कि 18 के करीब तो बौद्ध विहार थे जो 6वीं सदी के बने हुए थे और 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। और हॉस्पिटल्स जो थे उस टाइम पे और किस तरह से भिखुनियाँ रहती थी, वो बंजर पड़ा हुआ था, बिल्कुल वहाँ खंडर पड़ा हुआ था। मैंने इतनी बड़ी विरासत है तथागत बुद्ध की और लोग नहीं जानते हैं देश के, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मुझे यहाँ पर इस जंगल में मैं बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कराऊंगा, कल्चर प्रोग्राम कराऊंगा और पूरी दुनिया के लोगों को बुलाऊंगा जंगल के अंदर, और 3 दिन कराऊंगा और यहीं ठहराऊंगा। मैंने 6 महीने लिए सिर्फ प्लानिंग करने के लिए। हमारा समाज के लोग प्लानिंग में बहुत फेल हैं। प्लानिंग करना, स्ट्रेटजी बनाना मेरे ख्याल से इंटरेस्ट नहीं है लोगों का। आनंद फानंद में हो जाए, जल्दी कर लो यार, जितना हो सकता कर लो यार, इसको करो, ख़त्म करो। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है लाइफ में, स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने 6 महीने लिए। 6 महीने में मुझे कि मैंने इस कार्यक्रम को करने में मुझे कम से कम 60 लाख रुपया चाहिए होगा, मोटा मोटा। और वर्ल्ड के लोगों को बुलाऊंगा, कहाँ ठहराऊंगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट कमेटी बना दूंगा, एकोमोडेशन कमेटी बना दूंगा, फूड मैनेजमेंट कमेटी बना दूंगा, स्टेज मैनेजमेंट कमेटी बना दूंगा, स्कॉलर्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पे बात होनी है 3 दिन तक वो बना दूंगा। 5000 लोग आए, 5000 में से 300 भिक्षु थे, 72 भिक्षुनियाँ थी, 16 कंट्री के लोग आए। 3 दिन जंगल में ठहरे हैं 5000 आदमी। 5000 आदमी टीम बना दी कि आप सारे काम करोगे, कोई समस्या आएगी। महिलाओं की एक टीम बना दी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप ही देखोगी, जो आएगा आप रिसीव करेंगी, जिसको पेमेंट देनी है आप देंगी। 8-10 महिलाएं थी। जब देखते हैं कि एक टीम अच्छी काम कर रही है तो कोई 7 कुंटल चावल दे गया, कोई 2 कुंटल दाल दे गया, किसी ने 2 लाख रुपए दे दिए, किसी ने 3 दे दिए। लेकिन एक कमांडर की हैसियत से ड्यूटी ये होती है कि जब आप 10 लोगों से, 50-100 लोगों से मिल रहे हो तो उनको पहले बताओ कि मेरी तरफ से 5 लाख रुपया है इस कार्यक्रम के लिए, अब आप बताइए कितना देंगे। कमांडर को अपनी तरफ से पहल करनी होती है। कमांडर और लीडर में फ़र्क होता है। मैं आपको फ़र्क ये बता दूं कि लीडर के ऊपर जब कोई समस्याएं आती है तो वो ये बोल देगा कि सर वो मेरी टीम के लोग, सर ये गलत है, सर ये आदमी गलत है। कमांडर ये बोलता है कि अगर कोई गलत बोलेगा कि आपने ये गलत काम किया तो कमांडर जिम्मेदार है। और अगर वो ये बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है तो मैं कहूँगा साहब इन्होंने किया था, मैंने तो कुछ नहीं किया, सर ये थे। ये कमांडर और लीडर में फ़र्क होता है। तो कमांडर बनना सीखे। सम्राट अशोक कमांडर थे,
वो उनके पास वो भाव था, क्योंकि जब उनको पढ़ते हैं तो पूरी इतनी कामयाबी मिली कि पैसा भी बच गया। फिर हमने सोचा चलो कॉफ़ी टेबल बना देते हैं। तो सर को मैंने कॉफ़ी टेबल दिखाई परसों, मैंने सर ये कॉफ़ी टेबल बनाई है, इसकी 1000 कॉपियाँ हमने सबको भेज दी हैं। लोग आना जाना शुरू हो गए। वही काम जम्मू में किया, वही काम बिहार में किया। मेरा तात्पर्य बोलने का ये नहीं है कि क्या है, मेरा तात्पर्य ये है कि टीम अच्छी होनी चाहिए और ऑनेस्टी से कोई भी लीडर बने या कोई भी कमांडर हो उसका, वो दूसरों से काम करवाए और उन्हीं को स्टेज पे खड़ा रखे। और जब तारीफ देने की बात आए तो बोलना इन्हीं लोगों का काम था। मैनेजमेंट करना, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ करना हमारे लोगों को सीखना पड़ेगा। और अगर आप सीखेंगे तो अच्छी बात है। हमने कहा कैरियर गाइडेंस करते हैं, चलो सत्येंद्र सर को बुला लिया, मैंने आप आएंगे। हमने एक हॉल बुक कर लिया कि कितना बड़ा हॉल है, तो साहब इसकी फ़ीस कितनी है? उन्होंने बोला सर 2.5 लाख रुपये फ़ीस है। कितने लोग आ जाएंगे? 4000। मैंने बुक कर दो। तो सर कैसे आएंगे? मैंने कोई बात नहीं, 2 महीने होमवर्क करेंगे, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग की, 12 वाइस चांसलर आ गए, प्रोफेसर्स आ गए, सर आ गए, सब आ गए। झारखंड और बिहार से कुल मिला के 4800 आदमी आ गए, बच्चे नंगे पैर भी आए हैं उसमें, नंगे पैर भी, झारखंड के उस इलाके से। सारी किताबें बांट दी 10-15 लाख रुपए की, 30-35 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। लोग आगे आगे बढ़ के, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आगे, उन्होंने ही बोला कि सर 4,500-5,000 लोग आएंगे, ब्रेकफास्ट और लंच मेरी तरफ से होगा। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है कि आप आ गए हैं, दाल रोटी खिलाते हैं। कहते नहीं सर, मैं पूरा शादी का खाना खिलाऊंगा अपने बच्चों को। ऐसे भी लोग थे। मैंने ज़्यादा हो जाएगा। कहते सर क्या करना सर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, कहते पैसा बहुत है सर मेरे पास। तो 1-2 ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। लेकिन एक कमांडर होने की हैसियत से सबको लेके चलना और आगे बढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को आप एक दिन की वर्कशॉप में, जो सुबह से लेके शाम तक, आप एक कोई वृक्ष खड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके दिमाग में बीज जरूर डाल सकते हैं एक दिन के प्रोग्राम में कि ये बीज है। आप करियर गाइडेंस की बात कर रहे हैं, उसमें 2 बातें सावित्री बाई की करते हैं, फिर हम घुमा के आगे हमने बाबा साहब की बातें कर दी, फिर हम घुमा के आए तो हमने एक रमाबाई का 15 मिनट का प्ले दिखा दिया। नागपुर से बुला लिया एक मैडम को, बहुत अच्छा प्ले करती हैं। 4,500 आदमी, पिन ड्रॉप साइलेंस, सब रो रहे थे। मैंने कहा इसको बुलाया इसलिए था कि तुम रो, तुम अपने समाज के महापुरुषों के लिए रोते नहीं हो। तुम रो रहे हो ना, सारे के सारे 4,500 आदमी, तुम्हें रुलवाने के लिए इसको बुलाया था, इसको कि भाव तुम्हारे अंदर नहीं है अपने महापुरुषों के लिए। और जब भाव आएगा तभी कुछ पहल होगी हमारी। उसी भाव से जो है जब हम काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धम के लिए भी काम करें आप, और एजुकेशन के लिए काम करें, इरिस्पेक्टिव चाहे कोई भी बच्चा हो। गरीबी एक बहुत बड़ा श्राप है। एक क्वेश्चन जी उसमें थोड़ा बताइए। आप ट्राइबल एरिया में पुलिस अधिकारी रहे हैं, तो ट्राइबल एरिया में जो नक्सलाइट्स हैं वो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, जो अपने जल जंगल और अपने जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनको जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, सरकार उनको पूंजीपतियों को दे रही है और उनको आतंकवादी डिक्लेयर कर रही है, जबकि वो आतंकवादी नहीं है। दे आर फाइटिंग फॉर देयर ऑन राइट्स। तो आप वहाँ पुलिस अधिकारी रहे हैं, तो आपका अपना अनुभव क्या वो आतंकवादी हैं या वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम सोचते हैं और वो सोचने की बात है। लेकिन क्योंकि हम वहाँ से बहुत दूर रहते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते, तो लेकिन आप रहे हैं और आपने बहुत देखा है, प्रैक्टिकली भी देखा है और कमांड भी किया है, तो इस पर आप थोड़ी रोशनी कि ये। थैंक यू। बहुत 2 बार पोस्टिंग है छत्तीसगढ़ की, 2011 में, फिर रहा 2 साल, फिर उसके बाद 2016 से 20 रहा, 4.5 साल रहा, तो कुल मिला के 6.5 साल रहा हूँ। तो कुछ बारीकियाँ जानता हूँ मैं नक्सलवाद की और ट्राइबल्स की। जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत रेलिवेंट है। इसके ऊपर मैंने
मैं निचोड़ दे दूंगा, समय लगेगा, हो सकता है कुछ नॉलेज मिल जाए। मैंने अपने बॉस को बोला, आईजी साहब को, कि सर मैं यहाँ पर नक्सलिज्म के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। तो बोला कि आइडिया अच्छा है, तो पुलिस वालों को बुला लेते हैं। मैंने सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। कह रहे क्या? मैंने सर हम जो नक्सलवाद जो ग्रसित एरिया हैं उस प्रधान को भी बुला लेते हैं, सरपंच को भी बुला लेते हैं, जो उनके ऊपर लेख लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, उस पत्रकार को भी बुला लेते हैं, जो उस इलाके का एमएलए होता है उसको भी बुला लेते हैं। कह रहे ठीक है, उसको भी बुला लेते हैं। मैंने सर जो एमपी हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनका बेटा जो अभिषेक है वो भी उसी इलाके का, तो सर उसको भी इनवाइट कर लेते हैं। तो कह रहे कि मेरे बड़े अच्छे रहे हैं। तो कह रहे तू चाह क्या रहा है? मैंने सर अगर मैं पुलिस वालों को ही बुलाऊंगा तो हमें मालूम है उसने क्या बोलना है, मैंने क्या बोलना है। अभी तक मुझे डिफरेंट व्यू नहीं मिलेगा। और ऐसा करते हैं सर, 8-10 जो है सरेंडर नक्सलियों को भी बुला लेते हैं। कह रहे ठीक है भाई। मैंने कहा सर मैं मेहनत कर लूँगा, आप डोंट वरी, मुझे बस नेक्स्ट मंथ करेंगे, मुझे थोड़ा उसका वर्कआउट करने दीजिए, स्ट्रेटेजी बनाने दीजिए, इसकी प्लानिंग करने दीजिए। तो कह रहे ठीक है, डन कर दिया उन्होंने। हमने बुलाया, इनवाइट किया, सब आए। सुबह 9 बजे से लेके हमने शाम के, हम 50-55 लोग थे, सबको अपनी लेक्चर देने के लिए बोला, प्रेजेंटेशन देंगे सभी। प्रोफेसर्स ने दी, प्रधान ने वैसे ही बोल दिया, सरपंच जी ने बोल दिया, हमने कुछ क्वेश्चन किए, और एमपी साहब ने बोल दिया, एमएलए ने बोल दिया। आखिरी 10 मिनट मिले, मैंने इनसे तो जरूर बुलवाना, नक्सलियों से जो सरेंडर हैं। तो बड़ी अच्छी बात बोली, जो आप चाह रहे हैं। उन्होंने बोला कि सर अभी तक जो सबने बातें बोली हैं सर, ये सब झूठ हैं। क्या? कह क्या? मैंने क्या? कह रहे सर जिस दिन यही लोग चाहेंगे तो उस दिन नक्सलवाद 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है। कह रहे सर ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसका पर्सपेक्टिव, उसका व्यू है, वो बोल सकता है, उसको उसका अधिकार है बोलने का। हमें लगता है कि हमें यही नहीं मालूम है, जो ट्राइबल्स की बात छेड़ी है आज, मैं अगर 2 मिनट और लूँ इसमें, कि ट्राइबल्स के लिए बाबा साहब ने बहुत प्राविधान रखे, इवन शेड्यूल में रखा है। आई होप शेड्यूल नंबर 6 में है, जो ट्राइबल अपॉइंटमेंट कमेटीज़ होती हैं, और वो पूरे प्रोविजंस हैं उसके अंदर। सरकार नहीं बना रही है तो उनका है, लेकिन हम एक बिरसा मुंडा के ऊपर एक हम लेख लिखते हैं, उनके ऊपर हम बनाते हैं कि बिरसा मुंडा की क्या कहानी है और ट्राइबल्स की असली ज़िंदगी क्या है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अंग्रेज़ों की वजह से हुआ है, लेकिन मुझे इतना मालूम है, जो मेरी सोच बोलती है, जो मैंने स्टडी किया, जो अध्ययन है, और जो मैं ज़मीनी तौर से मैंने देखा, जमींदारी सिस्टम की वजह से हुआ ये। 1942 में एक गूगल्स में आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा, पीजेंट रेवोल्यूशन 1942 में पीजेंट रेवोल्यूशन सिर्फ लड़ाई जमींदारों और ट्राइबल्स के बीच की थी, और ऐसी लड़ाई थी, और ऐसे बेचारे गरीब होते थे कि 1 किलो चिरौंजी जो होती है वो कितने रुपए की है आजकल? चिरौंजी मालूम होगा आपको, बहुत महंगी होती है। उसके बदले 1 किलो नमक मिलता था उनको। तो ठीक है ना, तो ये सिस्टम था उस टाइम पे। तो वो तेंदुआ का पत्ता हो या कुछ हो, चाहे माइंस हो, देखिए जितना भी ट्राइबल एरिया जिसको हम रेड कॉरिडोर बोलते हैं, तो रेड कॉरिडोर वहीं तो है जहाँ पर माइंस हैं, सोर्सेस हैं, मिनरल्स हैं हमारे। आपके अगर मिनरल्स होते, माइंस होती, तो क्या नक्सलवाद होता? शायद समझ गए होंगे बात आप। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा, और धीरे धीरे हमने इसमें नक्सलवाद को कैसे ख़त्म किया, उसमें सत्येंद्र सर भी विटनेस हैं, कि हमने जंगलों से जो 10वीं फेल थे, हमने उसकी लिस्ट बनाई। लड़कों को मैंने अपने ऑफिसर्स को लगाया कि भाई लिस्ट निकालते हैं कितने लोग हैं कि जो 10वीं फेल हो गए। 800 850 हमने बच्चे निकाल लिए। जंगल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर वो कच्छा पहनते घूमते रहते हैं। हमें ये मालूम था कि हमारे समाज को ये नहीं मालूम कि स्कीम कौन कौन सी पॉलिसी चलती हैं, कहाँ कहाँ अपडेट्स होती हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का इंस्टीट्यूट है जिसको हम बोलते हैं सीपेट,
सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल प्लास्टिक इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को लोगों को 6 महीने की ट्रेनिंग जो 10वीं फेल हैं उनको वहाँ पर कराता है। खाना पीना मुफ्त और रहना भी मुफ्त और ट्रेनिंग मुफ्त, और फिर वो जॉब प्लेसमेंट भी करते हैं उनके साथ। हमने उनको 800 बच्चे दे दिए, उनके माँ बाप को समझाया कि ऐसे बच्चे रहेंगे तो 15-20 हज़ार रुपये कमा लेंगे। वो मान गए। 800 बच्चों को वहाँ पर रायपुर कैपिटल में लेके गए, 6 महीने रखा, और आप विश्वास नहीं करेंगे 6 महीने बाद 800 में से 550-600 बच्चों की जॉब प्लेसमेंट हो गई और वो नौकरी कर रहे हैं। उसी तरीके से हमने देखा कि किनके पास एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं है उनको क्या करना चाहिए। तो मनरेगा की पॉलिसीज़ हैं कि जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं है तो वो पोल्ट्री फार्मिंग के लिए सारी चीज़ें मुहैया कराते, एक फ़ीस होती है। मैंने कहा चलो हम फीस दे देंगे। तो 200 ऐसे परिवार मिले मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो नहीं था तो हमने उनको किया, तो आज उनके पास अच्छी खासी मुर्गियाँ हैं। मैंने कहा भाई 60 थी अब कितनी हुई? क्या सर अब 400 500 600 मुर्गियाँ हैं, डेली 2-3 दे देते हैं तो 200-300 रुपये डेली कमा लेते हैं, 400 रुपये। जिनके पास अर्निंग नहीं है, लेकिन अगर वो कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसमें उसका गलती नहीं है। उसकी गलती मेरे जैसे लोगों की है कि मैंने वहाँ तक बेस बना के नहीं दिया, उसको प्लेटफॉर्म बना के नहीं दिया। तो प्लेटफॉर्म दे देता तो मैं अगर दे देता तो ये ज़्यादा अच्छा होता। तो प्लेटफॉर्म देना जरूरी। प्लेटफॉर्म दे दिया, ठीक है। 51,000 वैकेंसी निकली BSF CRPF ITBP की, कांस्टेबल की। पकड़ के जो 10वीं पास थे, चलो कांस्टेबल की भर्ती करो, 40,000 45,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। 400 बच्चों को कराया, 3 महीने तक उनको प्रैक्टिस कराते थे। 6-7 मेरे पास कंपनी की लोकेशंस थी, वहाँ कराई। 175 बच्चे क्वालिफाई कर गए। कुछ तो कर सकते हैं। 1000 की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन जो मेरे दायरे की ज़मीन है उस दायरे की ज़मीन के अंदर जो मुझे करना चाहिए वो तो करें हम। अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर मिशन पे बैक टू सोसाइटी तो नहीं हो पाएगा। 5 मिनट का मेरे पास टाइम है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो बस 5 मिनट में ख़त्म करूं क्योंकि टाइम भी हो रहा है 6:45। किसी का कोई क्वेश्चन, जस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन करियर गाइडेंस और मिशन पे बैक से। सर प्लीज। वो ये कि हम पे बैक टू सोसाइटी कैसे कर सकते हैं अपनी जिंदगी जी, कुछ भी जनरेट नहीं कर रहे। जनरेटर हब क्यों नहीं बनाते? उनको जनरेटर हब बनाने की जरूरत है। जनरेटर हब एस्टेब्लिश करने चाहिए, तभी पे बैक टू सोसाइटी होगा। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है और सुझाव भी। बिल्कुल सही है। देखिए, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन क्या हमने ये सोचा कि बाबा साहब का मिशन पे बैक टू मैंने वो मैंने इसीलिए कहा था कि हम पैसा इधर से, और जो मेरा हार्ड अर्निंग है वहां से भी आता है। अगर दान पारमिता हो तो जनरेशन हब जो है हम वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उधर भी हमको सोचना चाहिए। देखिए, जो अभी क्वेश्चन था, सर का भी क्वेश्चन, आपका भी, पंजाब के अंदर मेरी पोस्टिंग गई है तो पंजाब में पिछले 10-15 साल से आप विश्वास नहीं करेंगे संत रविदास की जयंती मनाई जाती है माघी पूर्णिमा पर। और अगर पंजाब के लोग जानते हो तो 1 सप्ताह तक चलता है जी, और वो उसमें कम से कम लाखों रुपया खर्च करते हैं। ये झांकियाँ बड़ी अच्छी निकालते हैं वो। तो हमने उसका कैलकुलेशन किया तो अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलिए कि मोटा मोटा खर्चा मैं बताऊं, ब्रॉडली 7,000 करोड़ है वो, 7,000 करोड़। अच्छी बात है, लेकिन वो सेंस भी आनी चाहिए ना कि 7,000 करोड़ में आप चाहें तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी खड़ी करके जो है 1000 लोगों को आप जो है स्टूडेंट्स को अपना ही बना के दे देंगे। वो सेंस नहीं आ रही है अभी। पैसा देने को तैयार है, कोई देता है कि मैं ठीक है मैं वहाँ पैसा दे दूँगा। संत रविदास की जयंती है, लो पैसा। भाई 1 लाख कनाडा से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से पैसा आ रहा है, सब जगह से पैसा आ रहा है। पंजाब में जो है जयंती चल रही है। अब अगर 7,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है तो 7,000 करोड़ को अगर हम थोड़ा सा, जो सर बोल रहे हैं कि उसको विजडम के साथ अगर मैं
कुछ पैसा जयंती में लगा के, कुछ पैसा मैं एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में लगा दूँ, तो मेरी अपनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी। 15-20 साल, 50 साल तक मुझे को कोई समस्या ही नहीं आएगी, है ना? मुझे किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, एमलेस है, हम आनंद फानंद में काम करते हैं। वो है जो सर बोल रहे हैं कि मिशन पे बैक टू सोसाइटी का यही सबसे बड़ा तरीका है कि जो बाबा साहब ने बोला है कि अपने आप को जो एजुकेट करना है। जो व्यक्ति एजुकेट है वो हमेशा सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वो आदमी जो है वो कुछ ना कुछ समाज के लिए करता रहेगा। तो हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप के बच्चों को एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं और खुद भी एजुकेट नहीं हो पा रहे हैं। सर मेरे क्वेश्चन ये था कि 98% जो सेक्टर की बात करी थी जहाँ पे लोग नहीं हैं और ये आई थिंक बट इसमें किस तरीके से हम कर सकते हैं? पहले से लोग वहाँ पे मौजूद नहीं है और नए लोग जब अप्रोच करते हैं तो वहाँ पे सर इतना स्कोप और एरिया नहीं होता, तो उस पर थोड़ा सा आप बताएंगे क्या स्ट्रेटेजी और किस तरीके से? आपको समस्याएं तो हर जगह आएंगी, आप नई फील्ड में जाएंगे। तो मैं भी नई फील्ड में गया था फोर्सेस के अंदर, लेकिन प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, है ना? ये जो बाबा साहब ने बेस बनाया, बहुत समस्याएं आई हैं उनको, लेकिन बेस बना के तो हमें दिया, लेकिन हमने उस बेस का जो इस्तेमाल करना चाहिए था उतना इस्तेमाल किया नहीं हमने बस कोठियाँ वोठियाँ बना ली हैं। बड़ी अच्छे टॉयलेट के अंदर टाइल्स वाइल्स बड़ी अच्छी लगी हुई हैं लोगों के यहाँ जाते, मेरे घर में भी लगी हुई है। और अच्छा बच्चों की शादियाँ करते हैं हम, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही है। और हम उनको नई फील्ड्स के बारे में नहीं बता रहे हैं कि ये फील्ड है, इसमें जाना चाहिए, जो 98% बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। IAS और उसी सर्कल में घूम रहे हैं। तो जब तक हम उसमें नहीं जाएंगे तो हमारी बात रखने के ज़रिए हमने सिर्फ 4 ही हैं, और कोई IAS बन गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बात रख रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लीगली भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। जिस दिन मैं IAS ऑफिसर बन जाता हूँ, जिस दिन मैं DIG बन जाता हूँ, उस दिन मैं अपने आप को अपर कास्ट का समझता हूँ। मैं समझा ना समझूँ, मेरी वाइफ जरूर समझेगी। कोई गांव से आ जाए वो चाय भी पूछ ले तो बहुत बड़ी बात है। ये कंडीशन शादी से पहले रख ली थी हमने, ये होगा, चाहे कोई दिन में आएगा तो खाना खिला के भेजोगी, ठीक है ना? कोई भी दिन घर में आएगा, गरीब आए कैसा भी आए, क्योंकि ये हमें अपने फादर से सीखा है। कोई भूखा नहीं जाएगा घर से। कांस्टेबल डाक देने आया है कि पटना से मेरी डाक जो है वो दिल्ली जा रहे, तो बेटा ये घर में मेरा कुछ सामान दे देना। अगर वो दिन के 2 बजे आ रहा है, मस्ट एंश्योर कि वो लंच करके जाएगा। मना कर दो वो अलग बात है। तो मैं कुछ और बात बोल रहा हूँ कि हमने जो है अपने आप को, जैसे ही हम किसी पोजीशन में आते हैं, हम अपने आप को अपर कास्ट का समझने लग जाते हैं, और हमारी वाइफ भी समझने लग जाती है। तो हमने ही ग्रूम करना है, मैं ही सब चीज़ों का जिम्मेदार हूँ। अगर मैं उस घर का मुखिया हूँ, अगर कुछ मेरे कंट्रोल में तो वो करना तो पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो आप पहले बता दीजिए। मैं शादी से पहले प्री कंडीशन दी है कि आपको करना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी की गारंटी नहीं लेता कि वो लेविश तरीके से शादी करेगी, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ। शादी जब तय हो गई तो मैंने बता दिया कि शादी तय होगी, मुझे ये लड़की पसंद है, लेकिन सगाई, टीका, लगन, बैंड बाजा, बारात, शादी का कार्ड, ये कुछ नहीं होगा। मैं आऊँगा ऐसी सूट वूट डाल के, वो बाबा साहब ने बोला, वहाँ आ जाएगा। और चाचा जी जो है बुद्धिस्ट फिलॉसफी में PhD किए हुए हैं, वो शादी करा देंगे। मैं 1995 की बात कर रहा हूँ। एक दाल बनेगी, एक छोले बनेंगे, एक चावल बनेंगे और पूड़ी बनेगी और मीठा बनेगा। छठवीं चीज़ नहीं बनेगी, 5 चीज़ें बनेगी सर। ये ससुर जी को बता दिया था। और मैं पहनता नहीं, कुछ दे मत देना मुझे कभी ज़िंदगी में, कुछ दे दो, कुछ चेन वेन और गंगटूर, ये साहूकार के काम है। मैं आई एम ए फोर्स ऑफिसर। घोड़े पे बैठ के बिल्कुल नहीं आऊँगा जोकर की तरह, तो बैंड बाजा बजता रहेगा वो सड़क पे, और नागिन की तरह 4 लोग डांस कर रहे होंगे वहाँ पर। ये नहीं है मेरे संस्कार। ससुर जी को लगा जरूर था कि बड़े सन की आदमी से होता पाला पड़ गया, मैंने लेकिन पहले क्लियर कर दिया था। वो चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं ना, वो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो अनलेस एंड अनटिल जो 98% पे जाना है, वो आपके हाथ में है कि किस तरीके से मैं जा सकता हूँ। आप अपने बच्चे को बेस बना के दे सकते हैं। आपका जरूरी थोड़ी है कि आपका बच्चा जाए। हो सकता है कि मैंने जो मुसहर जाति की जो बच्चियों को पाला, अडॉप्ट किया, उनको समझाया, उनकी बात समझ में आ गई।
छत्तीसगढ़ के बच्चों को बात समझ में आ गई। जरूरी नहीं है कि मेरे घर का बच्चा समझ ले, क्योंकि मैं घर के अंदर तो घर का जोगी जोग ना, बाहर का जोगी सिद्ध, ये होता है ना। उनको बात समझ में आ गई। तो आई हैव फिनिश माई, आई एम रियली ऑब्लाइज्ड जी। सर जैसा आपने बताया कि बाबा साहब की एम्पावरमेंट फॉर दी पॉलिटिकली बताया, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर मोटिवेटिंग अवर पीपल ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। देयर इज अ करियर इन लेजिस्लेशन ऑल्सो। सो कब तक ये अनपढ़ लोग हमारे देश के लेजिस्लेशन को चलाते रहेंगे? Why don't we motivate our people who are retired from IAS officer or from the judicial jobs, who are good, who remain good in their working, they should come up front to contest the election. Legislation में अपने बच्चों को मोटिवेट क्यों नहीं करते कि you should come with the zeal to change Indian legislation. That is very important. देखिए, दो चीज़ों को आपने मिक्स कर दिया है कि एक जो रिटायर्ड आईएएस क्यों नहीं जाती है, रिटायर्ड डीआईजी क्यों नहीं जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाएगा तो वही जो समाज के लिए मिशन पे बैक टू सोसाइटी के लिए, जिसके पास दिया कि आईएएस के पास मिशन पे बैक टू सोसाइटी की फीलिंग, वो घर में तो घुसने नहीं दे रहा, वो वाइफ तो उसकी घुसने नहीं दे रही है। वही आदमी जाए जो मिशन पे बैक टू सोसाइटी के लिए काम करता हो, हर एक के लिए काम करता हो, सबके लिए काम करता हो। मान्यवर काशीराम वो व्यक्ति, अगर आपने बात छेड़ दी है तो मैं उसको पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, मैं सिर्फ मान्यवर काशीराम की बात करूंगा। मान्यवर काशीराम को अगर कामयाबी मिली है, वो इसलिए मिली है कि एक तो उनका मॉरल कैरेक्टर बहुत हाई था, वो कुछ भी आप एलिगेशन लगाते रहिए। दूसरी बात, सॉरी टू से, ये आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, चलो वो कुछ भी करते रहिए, सॉरी टू से, माफ़ी चाहता हूँ, जो भिक्षु को अपना जीवन बिताना चाहिए था वो नहीं बिता रहा है, लेकिन मान्यवर काशीराम ने बिताया। कोई पैसे की चिंता नहीं, कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, कभी कोई पोस्ट नहीं मांगी, 2 जोड़ी कपड़े पहने, जिसके घर गए जो रोटी दाल चावल, जो पोर खिलाया, मटन खिलाया, खा लिया, किसी ने दाल खिलाई वो खा लिया, उस आदमी ने भिक्षु का जीवन बिताया है। और हमारा भिक्षु जो करता है, मेरे से ज़्यादा नहीं जानते होगे। शायद मैं ये अहंकार में बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बचपन से आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप कि जहाँ पर भिक्षु आते थे किस तरह से करते थे, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। आज की डेट बाबा साहब ने भी मना किया था, वो संघ में नहीं जाना चाह रहे थे। वो भिक्षुओं से परेशान इसलिए थे कि ये फिर से कोई ऐसे ना बन जाए जो हो जाए। ये आज वही है कि मेरा बौद्ध विहार बनना चाहिए, मैं ही बौद्ध विहार बनाऊंगा, मेरा ही बौद्ध विहार होगा और मैं ही इसको जाऊंगा। वो काम नहीं कर रहा जो तथागत बुद्ध ने बोला था, चरक भिक्खुवे चारिका बहुजन हिताय बहुजन सिखाए लोक अनुगम पाए, कि तुम चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। कौन चला? मान्यवर काशीराम चले। किसी को कुछ नहीं, दान में सिर्फ 3 जोड़ी आपके चीवर होने चाहिए और दान में जो खाना मिले खा लेना एक वक्त का। वो काम तो मान्यवर काशीराम ने किया, लेकिन क्या वो काम मेरा भिक्षु कर रहा है? अब आपने बोल दिया, आप मेरे से बुलवाना चाह रहे थे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, अब सर से बोल दूंगा एडिटिंग करवा लेना कुछ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और किसी को बाद में क्वेश्चन दूंगा। थैंक्स सर, थैंक यू सर। गैरों से कोई शिकायत नहीं है। मैं उपनिषद में PhD हूँ, MPhil PhD हूँ, और दर्शन पर मेरा थोड़ा काम भी था। लेकिन क्या घरों में कभी कहा, क्या बहन बेटियां बीवियां नहीं है घरों में? क्या कोई आने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि शाम को ज्यादातर ने बोतल खोलनी है और वो फिर यहाँ पता चलेगा। तो मैं 1 मिनट जवाब दे दूँ। और आपने आप सोचिए, उस जमाने के एक आदमी ने जो इतना त्रस्त था धन से, मन से, धन से, जगह जगह पत्नी को किस तरीके से साथ रखा है। यहाँ देख लीजिए, आइटम होंगी, जितनी अगर पढ़ी लिखी है, कोई बैकलेस पहनने में लगी है, कोई इसमें लगी है। इसी को ये पता है कि हम पानी के लिए तरसने वाले जी, कौन से आने थैंक वाले यू, लोग हैं। थैंक यू। मैं इसलिए बोलता हूँ कि रमाई के लिए 2 आंसू बहा लिया करिए। मैंने ये बात बोली थी कि सावित्रीबाई फुले के लिए 2 आंसू बहा लिया करिए, और ये आपके साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। तो ये सबके साथ होता है कि जब आप आगे कोई काम करते हैं मिशन का, तो आपको 4 लोग पीछे घसीटने के लिए बैठे, ये इतना अच्छा काम कैसे कर रहा है। जो मिशन के नाम पे जो दुकानदारी करते हैं उस राज्य के अंदर, उनको तकलीफ होती है। फिर वो आपके लिए लिख देगा फेसबुक पे, अरे साहब नरेंद्र साहब को तो 5-6 करोड़ रुपया मिला होगा, ये तो पूरे इंडिया वर्ल्ड के लोगों को जानते हैं, सिर्फ 50 लाख रुपए ही तो खर्च किया है, बाकी तो 4.5 करोड़ अपने घर में रखा होगा।
ये होता है, सबके साथ होता है। थैंक यू। उससे पहले जो हमारे चीफ गेस्ट श्री नरेंद्र सिंह हैं वो अर्जेंसी के लिए उनको जाना पड़ रहा है। सो आई रिक्वेस्ट श्री सुखदेव सिंह टू प्रेजेंट ए मोमेंटो टू आवर चीफ गेस्ट, टू आवर चीफ गेस्ट प्लीज